मैम एक पूछना था। Yes. कल के एक्स्ट्रा क्लास में रिवीजन होगी या अगला टॉपिक होगा? कल की मीन्स बायो की क्लास ऑफलाइन? यस यस मैम। अच्छा, तो बच्चे आप बताओ आपको क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए या क्या चाहिए? क्योंकि आई थिंक हम नॉर्मल हमारा जो टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेसिस चल रहा है ना, सिन्नर के बैच की बात कर रहे हो ना आप? हाँ मैम। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस चल रहा है, हम वो कंटिन्यू करेंगे। और एल्स जो बायो का टेस्ट अभी शायद जो होने वाला है उस टेस्ट से रिलेटेड एंड में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। हमारे पास 2 दिन है ना, 2 दिन आ रहे हैं, हाँ कल ओके एंड मैम। परसों, ओके 2 दिन, राइट? सो आई थिंक 2 दिन इनफ। विल सी एग्जैक्टली क्या क्या करना है, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या बोलते हैं उन सबको देखते हुए। ओके, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था रेस्पिरेटरी, देन ब्रीदिंग एंड सॉरी ब्रीदिंग नहीं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें थी, बिकॉज पीएनएमटी 1 के बच्चों को भी मैंने जानबूझ के ज्वाइन करवाया है। द रीजन इज आप लोगों का रिविजन हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया आप लोग की ह्यूमन फिजियोलॉजी हुए, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लोगे। ओके, एनीवन फ्रॉम द क्लास, वन बाय वन यू ऑल हैव टू टेल मी 1 पॉइंट्स कि लास्ट टाइम हमने कहां तक पढ़ा था, कुछ याद आ रहा हो तो। नो वन, शायद इस बैच में कोई बच्चे नहीं है क्या लास्ट टाइम वाले? लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी मैम। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? आई थिंक हर्ष, भाग्यश्री, महक। I was also not there in the last class. ओके, सिद्दिक आप थे? नहीं मैम। ओके, यस संस्कृति। Ma'am, we studied about blood and components of blood ओके, कंपोनेंट्स ऑफ and ब्लड। also blood cells like हम्म, are यूरेथ्रोसाइट्स। ओके, गुड। प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स। ओके, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? आरबीसीज। देन रेड ब्लड लिम्फोसाइट। सेल्स। ओके, लिम्फोसाइट्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसीज। देन थर्ड कौन सा था? थ्रोम्बोसाइट्स। गुड, जिसको कॉमनली हम कहते हैं प्लेटलेट्स। platelets. राइट, देन ब्लड प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में देख रहे थे, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स थे ब्लड प्लाज्मा में? वाटर, Water प्रोटीन, dissolved proteins. राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, गुड। प्रोटीन्स में क्या क्या थे? Fibrinogen, globulins, and albumins. राइट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स। Fibrinogen. ओके, Globulins and albumins. ओके। लास्ट टाइम मैंने आपको फैक्ट भी बताया था, एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमेन में डिफरेंस। दिस इज द पार्ट ऑफ एग व्हाइट, जो आप एग खाते हो उसका एग व्हाइट को एल्ब्यूमिन कहते हैं। और एल्ब्यूमिन इज द प्रोटीन जो हमारी बॉडी में डिसॉल्व रहता है इन द प्लाज्मा, और ये क्या कर पाता है? विस्कोसिटी में हेल्प करता है, प्लस साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस इन जनरल जो भी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करवाने में हेल्प करेगा। सो दीज वर द कंपोनेंट्स जिससे हमने स्टार्ट किया था। देन टाइप्स ऑफ ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखा था। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप के हैं, ओपन एंड क्लोज, क्लोज। राइट। देन ओपन एंड क्लोज में एग्जैक्टली बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स है? जैसे ओपन है तो इनके पास रहेगा हीमोसील, इनके पास कोई भी ब्लड कैपिलरीज नहीं होंगे या उनके नेटवर्क्स नहीं होंगे। इनके पास हीमोसील नहीं होगा बट ब्लड कैपिलरीज होगा। देन ये क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज नेटवर्क है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम रहेगा।
बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है, जैसा भी फ्लूइड है, सब कुछ एक ही कैविटी में जाके पहुंच जाते हैं. ओके, दैट इज देयर सेंटर पॉइंट. सो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स प्लस आरबीसीज और लिम्फोसाइट्स के डिटेल डिस्कशन देखे थे. आई थिंक थ्रोम्बोसाइट्स का बाकी था. थ्रोम्बोसाइट्स का डिटेल इंफॉर्मेशन हमें समझना था कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है. लेट्स स्टार्ट विद थ्रोम्बोसाइट्स देन. ओके, सो थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको कॉमनली हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ये एक्चुअली हमारी बॉडी का क्लॉटिंग एजेंट है. क्लॉटिंग एजेंट बोल लो या क्लॉटिंग फैक्टर बोल लो, या हेल्प करता है इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. इनका ओवरऑल काउंट एज पर योर बुक और इन जनरल भी हम देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 1,50,000. Am I correct or not correct? Yes. कर 1.5 lakh to 3.5 lakh, I think, right? 3.5. Yes, ma'am. Yes, Per ma'am. mm cube. That is their count. So ये इनका एवरेज काउंट है. नाउ थ्रोम्बोसाइट्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? ये तो नॉर्मल सेल्स हैं जो कि क्लॉटिंग को इनिशिएट करवाते हैं, बट बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो उस क्लॉटिंग में साथ देते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसको मैं एनलिस्ट करूंगी, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में इन जनरल. फर्स्ट इज फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन कौन सा? ये डिसॉल्व प्रोटीन है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दैट फिब्रिनोजन. देन थ्रोम्बोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनमें एक प्रेजेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है. देन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है एंड देन उनको एक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, इट इज एन एंजाइम जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं. और इस पूरे क्लॉटिंग फैक्टर के रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए जिस आयन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कैल्शियम आयन. सो ये काम करता है कैटलिस्ट का. अब एग्जैक्टली रिएक्शन होगा कैसे? तो जो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन है, वो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? एक्टिवेट होगा इनटू थ्रोम्बिन. इनको एक्टिवेट करवाने में कौन हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो एंजाइम, और साथ ही साथ कैल्शियम आयन. अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये एक्चुअली किस पे काम करता है? दिस प्रोटीन, फिब्रिनोजिन प्रोटीन पे काम करेगा. कैसे? ये जो फिब्रिनोजिन है, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना. फिब्रिनोजिन को क्या बोला मैंने? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. इट मींस ये सॉल्युबल फॉर्म में है. क्लॉटिंग अगर करवाना है तो इस फिब्रिनोजिन को फिब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज द इनसॉल्युबल फॉर्म. और वो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है. अगर वो इनसॉल्युबल है तो या तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा अगर डेंसिटी कम है तो, या सबसे नीचे सेटल हो जाएगा. और सबसे ऊपर या नीचे होने की वजह से ये ब्लड प्लाज्मा से कंप्लीटली सेपरेट हो गया. तो जहां भी क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उस क्लॉटिंग एरिया में ये फिब्रिन अपने लेयर्स बना लेंगे. तो अगर आपको चोट लगती है, आपको कभी स्किन के ऊपर वुंड आया है और उसके ऊपर प्लेटलेट्स जो ब्लैकिश या ब्राउनिश स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दैट कंडीशन इज नथिंग बट लेयर्स ऑफ फिब्रिन. वही प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, सो ये पूरा का पूरा सिचुएशन कब होगा? जब थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिवेट होंगे. इनको एक्टिवेट कौन करेंगे? ये एंजाइम करेंगे. ये थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं. ओके, सबको समझ में आया थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? Any doubts? No doubts? Shall I move ahead? Okay. अब ये सारी चीजें थ्रोम्बोसाइट्स, टाइप्स ऑफ ब्लड, उनके कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए. ब्लड में और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ. यस मैम, एक बार स्लाइड दिखाओ ना, लास्ट वाली. ओके मैम.
Yes, so I was saying कि other than these factors means components जो cells और protein है, उसके अलावा भी दूसरे components and दूसरे factors और दूसरे aspects को समझना पड़ता है. उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें present होती हैं in blood, in general fluid के पास, and that is nothing but the blood group. ये फैक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, ये मेडिकल साइंस में एज इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ डोनेशन, इन टर्म्स ऑफ रेसिपिएंट, इस चक्कर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्टर्स हेरिडिटरी प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हेरिडिटरी प्रोटीन्स मींस जो ब्लड ग्रुप हम डिसाइड करते हैं वो आरबीसी का जो आउटर लेयर है. इमेजिन दिस इज योर आरबीसी. इसका जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर पे किस टाइप के प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, उनके नेचर पे हम पर्टिकुलर पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं. एंड ये जो ब्लड ग्रुप होता है, इट इज हेरिडिटरी इन नेचर. अब हेरिडिटरी तो समझ गए, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपको मिलेगा. इट मींस ये ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. सबसे पहली चीज ये. दूसरा, एग्जैक्टली प्रेजेंट क्या होता है? सो आरबीसी पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन एक्चुअली. सो ग्लाइकोप्रोटीन के ही वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं एंड उन वेरिएशंस के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं. अभी वो जो वेरिएशन है वो कितने प्रकार के, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे एंटीजन. So they are present as antigen. So सबसे पहली चीज, एंटीजन प्रेजेंट होगा इन आरबीसी मेम्ब्रेन और उस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडी. तभी जाके क्या होगा, पूरा का पूरा प्रॉपर पेयरिंग इन्वॉल्व हो पाएगा. तो अगर ब्लड डोनेट करना होता है तो सिर्फ ये मींस ब्लड के ये जेनेटिक फैक्टर्स समझना और उनको कंपेयर करना बहुत जरूरी है. ओके, सो एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन. और उसके अगेंस्ट मींस उसके ऑपोजिट में या कॉम्प्लीमेंट में जो प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा, दैट इज एंटीबॉडी. ठीक है, प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होता है क्योंकि प्लाज्मा के पास भी अपना ग्लाइकोप्रोटीन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है. तो उनका अपना एंटीबॉडी बन जाएगा उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए. नाउ वेरिएशंस किस तरीके से हमारे सामने रखे गए हैं? सबसे पहला टाइप है ए, देन बी. आई थिंक ये सबको पता है, सबको अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है क्या क्या है, बोथ ए एंड बी. एंड देन देयर इज ऐसा भी ब्लड है जिसके पास कोई भी टाइप का एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन स्पेशलिटी नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं ओ. जिनके पास कुछ भी नहीं होता, इट मींस ओ नहीं है, वो एक्चुअली जीरो है, पर ठीक है हम उसको ओ बोलने लग गए ना. अब इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये हमेशा याद रखो. तो जिनका एंटीजन ए है उनके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा? ऑपोजिट बी, एंटीबॉडी भी. राइट. जिनके पास बी है उनके पास ए. जिनके पास ए और बी दोनों हैं वो एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, इसीलिए उनके प्लाज्मा में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. सो देयर इज नो एंटीबॉडी. और जिनके पास एंटीजन कुछ भी नहीं है उनके पास दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं. दैट इज द नेचर, जो कि ऑलरेडी इस तरीके से ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यही जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड वाले जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखे. अब ये सारी चीज होने के बाद मींस ये सिचुएशन होने के बाद सबसे पहले आप क्या समझोगे? जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप वाले, उनके पास क्या है? दे हैव नो एंटीजन. अब उनके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर इस ब्लड को किसी दूसरे रेसिपिएंट या पेशेंट को दोगे तो क्या होगा? अगर उनको दोगे तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी बनेगा प्लाज्मा में? नहीं बनेगा. तो उनको कोई नुकसान होगा? नहीं. कोई रिएक्शन नहीं होगा, बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी. इसीलिए जिनके पास एंटीजन नहीं होता यानी ब्लड ग्रुप ओ, दे आर यूनिवर्सल डोनर. नाउ जिनके पास एंटीबॉडी
मीन्स जिनके पास ए बी दोनों है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट। अब जिनके पास बोथ एंटीजन है उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, और उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी ना होने की वजह से उनको कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो, ए बी ओ, कुछ भी उनको दे दो, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि फाइट करने के लिए उनके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। सो दे हैव नो एंटीबॉडी, and that's why they are universal recipient. बात समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों मैं ओ एंड ए बी को यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट बोल रही हूँ? सबको समझ में आया? टेक योर टाइम, टेक 2-3 मिनट्स टू अंडरस्टैंड हमने क्या पढ़ा। समझो इस बात को। अगर नहीं समझ में आ रहा, आस्क मी अगेन। No doubt, ma'am. ओके, समीक्षा का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होते? एनीवन फ्रॉम द क्लास वुड लाइक टू आंसर समीक्षा's क्वेश्चन? व्हाट इज एंटीबॉडी एंड एंटीजन? सबसे पहले तो यही बता दो, इसका ही आंसर कर दो। एंटीबॉडी का बताऊं? एंटीबॉडीज वो होती हैं जो किसी भी, मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया है हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट जो काम करते हैं। मैम, बनती हैं, हाँ काम करती हैं। यस, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे टिश्यू के ऊपर या फिर सेल के ऊपर होता है, और वो अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल काम करता है, और जो एंटीबॉडीज उसे एंटीबॉडीज कहते हैं, और जो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट काम करता है उसे एंटीजन कहते हैं। ओके ओके, कह सकते हो एंटीबॉडी एंटीजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एंटीजन या एंटीबॉडी, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोटीन सोर्स है, ठीक है? ये प्रोटीन बेस्ड या ग्लाइकोप्रोटीन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, दैट इज एंटीजन और एंटीबॉडी। Okay, Samiksha changed her question, but still we will go through, first we will answer the question. So basically क्या है एंटीबॉडी और एंटीजन? दे आर प्रोटीन बेस्ड कंपोनेंट। मोस्टली फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं हम उनको एंटीजन बोलते हैं, बट यहाँ पे आरबीसीज के पास जो ग्लाइकोप्रोटीन है हमने उसको भी एंटीजन बोला है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लाज्मा के पास है जो लेटर ऑन क्रिएट करते हैं। क्योंकि प्लाज्मा मींस जो बेसिकली आरबीसीज है या फिर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं? वो बन रहे हैं आपके बोन मैरो में। सो दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट विद सम काइंड ऑफ प्रोटीन। जब पूरा का पूरा ब्लड फॉर्मेशन होता है तो लेटर ऑन बाद में जाके प्लाज्मा में उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स बनते हैं, इसीलिए हम उसको एंटीबॉडी बोल रहे हैं। सो बेसिकली दे आर प्रोटीन बेस्ड कंपोनेंट जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी ऑपोजिट काम करते हैं। तो एंटीजन को लॉक करने के लिए या इनएक्टिव करने के लिए एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है, एंड वाइस वर्सा। जब इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आप बात करोगे तब एंटीजन जो होते हैं दे आर द फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में इन्वेड कर देते हैं फॉर डिजीज, डिसऑर्डर और एनी अदर पार्ट। और जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इन रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ताकि उनसे फाइट कर सके। और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो तेजस ने बोला वाई शेप, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो वाई शेप इसलिए रहता है क्योंकि वो जिन लोगों का बायोमोलिक्यूल्स हुआ है और नहीं भी हुआ है तो अब सबको एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन का मीनिंग समझ में आता है। तो यही एग्जैक्टली और कुछ नहीं, ये लॉक एंड की मेथड है कि जो भी एंटीजन या प्रोटीन पार्टिकल प्रेजेंट है उन्हें किस तरीके से लॉक करके इनएक्टिव करना है ताकि वो आगे रिएक्ट ना कर सके। दैट इज द ओनली थिंग। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन,
AG and AB, समीक्षा यू अंडरस्टैंड नाउ AG और AB क्या लिखा है? AG और AB का मीनिंग क्या है? Yes, ma'am. ओके, सो दैट इज द ओनली पार्ट. नाउ अब ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें सिर्फ टाइप ऑफ ब्लड मींस आरबीसी के ग्लाइकोप्रोटीन्स के टाइप ही नहीं पढ़ने, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मींस एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में पढ़ना है. सो आरबीसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज अटैच्ड होती है. अदर देन ग्लाइकोप्रोटीन देयर इज वन मोर टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं रीसस फैक्टर या RH फैक्टर. ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन है ये एक्चुअली रीसस मंकीज में मिलता है. ओरिजिनली उनके पास रहता है एंड ह्यूमन पॉपुलेशन का अराउंड 80% पीपल दे आर RH पॉजिटिव, यानी उनके आउटर सेल में ग्लाइकोप्रोटीन्स के अलावा RH प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो आगे मींस इनके पर्टिकुलर आरबीसीज को यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैटर्न. सो वो चीज है RH पॉजिटिव एंड 20% रेस्ट ऑफ द 20% पीपल आर RH नेगेटिव. ओके, ये आपकी एनसीईआरटी जब बनी है, जब पब्लिश हुई है तब का ये रिकॉर्ड है. हो सकता है अगर आप गूगल करोगे तो शायद ये रिकॉर्ड वेरी कर सकता है अब के टाइम पे, बट फॉलो आपको अभी तक एनसीईआरटी की ही वैल्यू करनी है. अब ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है, यानी जब ब्लड डोनेशन के बारे में हम बात करते हैं तब RH पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखना भी जरूरी है. इसीलिए फिर हम क्या बात करते हैं, हम A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे रिलेटेड हम अपना ब्लड ग्रुप देखते हैं. ठीक है, सो ये जब आप लोग अपना सबने ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया है अपना एक एक बार, एवरीवन नोज? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you know then it's very good. Anyone who is negative in the class, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है? No one? Okay, so rare तो है ही, so you have seen also कि And आप actually, my mother is B negative. And Your- my father is O negative. ओके, सो आपकी फैमिली में एक एक नेगेटिव है. तो जिनकी मदर नेगेटिव थी, इफ योर मदर इज नेगेटिव देन योर मदर हैज सिवियर चांसेस मींस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्की एक सिचुएशन हो जाती है. क्या सिचुएशन होती है वो देख लो. जिनके पास RH पॉजिटिव होता है मींस जो RH पॉजिटिव होते हैं वो क्या बनाते हैं मींस वो एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगते हैं. जिसमें RH नेगेटिव होते हैं ना, तो RH नेगेटिव क्या करेगा, उनके लिए वो RH फैक्टर एक फॉरेन पार्टिकल बन जाएगा अगर उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो. व्हेनेवर मदर इज प्रेग्नेंट, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे आप क्या समझोगे कि जो अगर मदर जो है इफ शी इज RH नेगेटिव, she is RH negative and fetus or the baby, उसका जो ब्लड ग्रुप है it is RH positive. तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर बाय चांस, वैसे प्लासेंटा रहता है जो कि ओरिजिनल ब्लड को कभी भी क्या बोलते हैं कि कांटेक्ट में नहीं आने देता, नीदर फीटस नॉर मदर. बट कभी कभी ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के टाइम पे अगर मदर और फीटस का ब्लड स्मॉल अमाउंट भी अगर मिक्स हो गया, स्पेशली मदर की बॉडी के कांटेक्ट में आ गया उनकी ओपन वुंड्स में, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि ये RH नेगेटिव है और बेबी का RH पॉजिटिव आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, सिवियर क्लम्पिंग. सिवियर क्लम्पिंग मतलब RH एंटीबॉडीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे. एंटीबॉडी प्रिपरेशन इन मदर्स बॉडी. अगर वो एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड ब्लड फिर से फीटस के पास आ गया, इसका एक्सपोजर अगर फीटस को मिल गया या इन्फेंट को मिल गया, तो पता है क्या होगा, अगर इन्फेंट को मिल गया तो उनके आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगेंगे फिर. दैट्स व्हाई मिक्सिंग ऑफ RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज टू डेंजरस, वेरी 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 डेंजरस. तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. आई विल राइट हियर. इस पूरे कंडीशन को आप बोलोगे इरिथ्रो, अभी नाम देख लो, ब्लास्टोसिस. इसमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं सबको, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ब्लास्टोसिस यानी रप्चरिंग, एंड किसका, फीटस का, बेबी. Baby. इसलिए नाम क्या है, फीटलिस. और ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है
कि मदर के पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने की वजह से वो क्या हो गए, सतर्क हो गए, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को लगा रही ये क्या आ गया, RH पॉजिटिव तो उनकी बॉडी में आदत नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लिए, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हो गई। एंड वो चीज ट्रिगर होने के बाद यानी सिवियर एंटीबॉडीज RH को पॉजिटिव को किल करने वाले कंपोनेंट्स बन गए। तो अगर वो ब्लड अब फिर से इन्फेंट को एक्सपोज हो गया, अगर थोड़ा अमाउंट भी अगर एक्सपोज हो गया, वो इन्फेंट है, अभी उसके पास कुछ भी एक्टिव मींस प्रॉपरली एक्टिवेटेड चीजें नहीं, नीदर इम्यूनिटी नॉर द सिस्टम, तब क्या होगा, वो फिटस में अगर फिर से एक्सपोज हो गया, तब क्या होगा कि वो फिटस के खुद के जो आरबीसीज हैं वो रप्चर हो जाएंगे, वो मदर से मिले हुए एंटीबॉडीज फीटस की RH पॉजिटिव पे अटैक करने लग जाएंगे। ओके, तो इसकी वजह से फीटस की सिचुएशन फेटल भी हो सकती है, उनको सीवियर अनेमिक कंडीशन भी हो सकती है। अगर फीटस अंडर डेवलप्ड है और स्टिल प्रेगनेंसी से पहले ड्यूरिंग मदर्स बॉडी अगर ये हो चुका है, तो फीटस की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो दीज आर द कंडीशन जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस की वजह से आता है। ओके मैम, यस मैम अगर मैम ऐसा होता है क्या कि अगर फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, तो जो चाइल्ड होगा वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, अगर दोनों ही नेगेटिव है तब तो कोई इशू ही नहीं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है। मैम नहीं, फादर इज पॉजिटिव बट मदर इज नेगेटिव, तो राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मदर एंड चाइल्ड, अगर मदर एंड चाइल्ड दोनों ही नेगेटिव हैं तब कोई इशू नहीं है। हाँ यस मैम। राइट, और अगर चाइल्ड ये सिचुएशन अगर उल्टी है, ये ऑपोजिट सिचुएशन है, तो क्या होता है कि फिर भी अगर मदर RH पॉजिटिव हो गई तो फीटस के पास RH नेगेटिव है, ठीक है, तो उनको अगर एक्सपोज किया गया, फीटस को गलती से मदर का RH पॉजिटिव अगर एक्सपोज हुआ, तो वो अपने इम्यूनिटी एक्शन लेगा और उसके हिसाब से उसको किल कर देगा। बट अगर वो फिर ऑपोजिट अगर अटैक हुआ कि वो एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में एक्सपोज हो गए, तो फिर मदर की आरबीसीज भी डैमेज होने लगती है और मदर का सिचुएशन भी अनेमिक हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो दोनों ही ऑपोजिट कंडीशन, नॉट सो गुड, बट क्योंकि मदर क्या है, ग्रोन अप्स एडल्ट्स, और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होती है जो उनको सेव कर लेती है, इन्फेंट्स का नहीं है या फीटस का नहीं होता है। दैट्स वाई उनके सीवियर कंडीशन और उनके डैमेज और डेथ के कंडीशन ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई दिस इज द डिजीज नेम जो आपको स्पेशली पढ़ना है। अदरवाइज प्लासेंटा इज देयर टू सेपरेट एवरीथिंग, वो कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो नहीं देता। प्लासेंटा का मेन वर्क क्या है, न्यूट्रिशन का ट्रांसफ्यूजन, मींस न्यूट्रिशन का बाईपास करवाता है, ब्लड को उधर उधर से टाटा बाय बाय कर देता है, मेन न्यूट्रिशन ही पास हो पाते हैं। दैट इज देयर सिचुएशन। ओके, एंड योर क्वेश्चन कि मदर अगर और फादर अगर नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के चांसेस क्या हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उनके पास कैसे जेनेटिक्स हैं। उस फैक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंस। आई थिंक एवरीवन नोज यस मैम। डोमिनेंट फैक्टर एंड रेसेसिव फैक्टर या रेसेसिव अलील। तो रेसेसिव मींस जो दब जाते हैं, उतने डोमिनेंट नहीं, उनका कैरेक्टर बाहर नहीं आ पाता, और डोमिनेंस मींस उनका कैरेक्टर बाहर आता है। और हम सबकी बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हाफ कहाँ के हैं, मदर का सेट है एंड हाफ फादर का, यानी मैटरनल एंड पैटर्नल। तो ये दोनों सेट में ये डिपेंड होता है कि एग्जैक्टली उनके पास क्या क्या वर्जन है। अगर लकीली दोनों के पास सेम काइंड ऑफ जीन हुआ, सपोज A एंड A, तो फिर तो आपको भी पता चल गया कि क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के पास दोनों ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए ये इजी होता है। यहाँ पे डोमिनेंस रेसेसिव की कोई बात ही नहीं होती, होमोजाइगस कंडीशन। बट अगर A और स्मॉल a हो गया, तो सपोज A अगर डोमिनेंट है उसमें, तो उस अकेले भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा देगा और स्मॉल a नहीं दिख पाएगा। तो वो कंप्लीटली चांस बेस्ड है, इट इज प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड? Everyone understood about blood group system and RH factor? Yes, ma'am. Okay. Chalo. Shall I change the slide? मैम, Yes. वो ABH ब्लड ग्रुप क्या होता है? ABH? हाँ, आप थोड़ा डिटेल बताओगे एग्जैक्टली ABH किस टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो? जैसा कि ABO ब्लड ग्रुप होता है। AB एंटीजन की बात कर रहे हो क्या, ABH? हाँ। ओके ओके, बेसिकली क्या होता है,
मोस्टली ABH जो है वो हमारा नॉर्मल ह्यूमन का ही वन ऑफ द टाइम का एंटीजन है, बट ये पुराना एंटीजन बोलते हैं इसको। मींस अभी नहीं, जब ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम पे, जब ह्यूमन डेवलप हो रहे थे, तब क्या बोलते हैं कि उनके बॉडी में एक ABH नाम का, मींस जो एंटीजन था उसको हम हिस्टो एंटीजन बोलते हैं। लाइक ABH में H जो है दैट इज हिस्टो, जो AB है वो तो आपको समझ में आ गया, ये वाले थे, प्लस एक हिस्टो। और वो एंटीजन जो होते हैं दैट दे आर प्रेजेंट, जो कि इनिशियल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स या प्रिमिटिव मैमल्स जो थे उनके ब्लड सेल्स पे दिखता था। करंटली ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत रेयरली पाया जाता है, एज सच डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में H को काउंट भी नहीं करते, अभी तक तो नहीं करते। और H के अगेंस्ट कोई एज सच, स्पेशली हिस्टो के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज अभी तक बनी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट बनेगी तभी उसको किसी ब्लड ग्रुप में रखेंगे। तो यानी उसके प्रेजेंट और एब्सेंस पे कोई एज सच फर्क नहीं पड़ रहा है ब्लड के कंटेंट में, या फिर पर्सन के मींस उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करते। समझ में आया? ABH एक और है, यस मैम। एक M ब्लड ग्रुप है, मुंबई के लोगों के लिए दिया जाता है, पता करो क्या है ये। आई हैव स्टडीड, मींस मेरे पास एक आर्टिकल भी है इससे रिलेटेड, सो दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू फाइंड आउट। जो मुंबई के लोग होते हैं ना, उनको स्पेशली उनके ब्लड ग्रुप को M ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट। मे बी उनकी लाइफस्टाइल, उनका खान पान, या फिर कुछ हो गया चेंज कि मुंबई के लोग म्यूटेट हो चुके हैं, पता नहीं। सो ट्राई टू फाइंड आउट M ब्लड ग्रुप क्या है। मैम बॉम्बे ब्लड ग्रुप। राइट, बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, M ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट इसका मीनिंग क्या है, रीजन क्या है, वो मुंबई के लोगों को कहा जाता है स्पेशली उनके ब्लड को। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड नाउ? हो गया, लिख लिया सबने? यस मैम। नेक्स्ट पार्ट, अभी आपने सारा का सारा ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन इन जनरल क्या क्या होता है। नेक्स्ट अब आपको ब्लड से ही रिलेटेड उसके पैरेलल चलने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड कंटेंट के बारे में बताऊंगी, दैट इज योर लिम्फ। लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का इलैबोरेट नेटवर्क है। सो इफ समवन आस्क व्हाट इट इज, यू कैन राइट इलैबोरेट network of lymphatic system। अब इसमें एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, ये जो भी सिस्टम है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क, ये हमारा जो ब्लड सिस्टम है, मींस नॉर्मल जो आपने ब्लड एंड प्लाज्मा सिस्टम देखा, सो ब्लड सिस्टम के पैरेलली चलता है, इट रन्स पैरेलल टू ब्लड सिस्टम। अब उनके साथ जब ये पैरेलली चल रहा है तो इसका फंक्शन क्या है, मींस क्यों इसको पैरेलली चलना है, ताकि वो कलेक्ट कर सके फ्रॉम ब्लड, या तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके या कलेक्ट कर सके फ्लूइड, और ड्रेन बैक टू वेन्स। यानी इनको ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, जो भी टिश्यूज और सेल के बीच में इंटरकनेक्शन है, उनके बीच में जो फ्लूइड, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स, गैसेस, इनका जो एक्सचेंज है उसको फुलफिल करवाते हैं दिस लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम। और यू कैन राइट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स etc. between blood and cells। तो यानी ये हमारा सेल, तो बीच में एक लिम्फेटिक सिस्टम एंड देन योर ब्लड कैपिलरीज, और ये इन यहां से लेगा और इधर देगा। तो जो CO2 कहाँ जाता है, इन ब्लड वेसल्स, जो वेन्स में CO2 जाते हैं, या फिर यूरिया जाता है, या टॉक्सिक सब्सटेंस अगर जा रहे हैं वेन्स में, तो वो कौन ड्रेन करवा रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन करवा रहा है। अब अगर देखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम में एग्जैक्टली क्या क्या प्रेजेंट है, मींस कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सो दे हैव प्लाज्मा, इनका मेन कंपोनेंट, प्लस WBCs।
अब ये जो WBCs है इसका टोटल काउंट जो है एज कंपेयर टू ब्लड इज लेस, बट इस WBC में एक और हमने टाइप देखा था, दैट इज लिम्फोसाइट, ग्रैन्युलेटेड एंड अग्रैन्युलेटेड, अगर याद आ रहा होगा। तो जो अग्रैन्युलेटेड था उसमें 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सो लिम्फोसाइट का जो अमाउंट काउंट होता है दैट इज मोर। ठीक है। नाउ अभी इनका जो प्लाज्मा है उनका इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें जो डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स हैं उनका नंबर एज कंपेयर टू ब्लड कम होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें। देन अगर डिसॉल्व प्रोटीन है तो डिसॉल्व प्रोटीन में एक और प्रोटीन था, फाइब्रिनोजेन भी इनके पास प्रेजेंट होगा। अगर फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है इट मींस कि लिम्फ भी क्लॉट हो सकता है, दे कैन आल्सो क्लॉट। ये इनका इंपॉर्टेंट चीज। देन अभी आप लोगों का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो चुका है, सो वहां पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिम्फ है ये क्या करवाता है, फैट एब्जॉर्ब करवाता है, राइट। लैक्टियल सिस्टम बोलते हैं इन विलाय। यस मैम। तो ये क्या करवाता है, फैट को इनसॉल्युबल नेचर से सॉल्युबल नेचर बनवाता है बाय प्रिपेयरिंग माइसेल फॉर्मेशन। इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म से क्या बनते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, क्योंकि काइल है तो उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो इसके फैट ग्लोब्यूल्स के अराउंड खुद को प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं एंड ऐसा दिखाते हैं, मिमिक करते हैं कि वो फैट जो है वो एब्जॉर्बिंग है, लिपिड एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं एंड थ्रू दैट मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होके लैक्टियल सिस्टम में चले जाते हैं। सो दिस वे दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन फैट एब्जॉर्प्शन। सो ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इतना ही है, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत ही थोड़ा कंटेंट है, सो मैं आपको डिटेल अभी मींस अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फिलहाल आपको नहीं दे रही हूँ। ये सबको समझ में आया लिम्फेटिक सिस्टम? यस मैम। Any doubts? No? Okay. If no doubts, then let's move on क्योंकि हमारा next topic है about human heart. Human heart is important. उससे related कुछ चीजें आपको बतानी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा explain करूंगी like 1, 1, 2, 2 lines और कुछ points related to chamber of heart, उनके बीच के walls, वो किन चीजों से बने हैं, उनके कंपोनेंट्स पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगी कि एग्जैक्टली थ्रू डायग्राम उनका क्या क्या सिचुएशन है और कैसे उनमें एक्शंस हो रहा है। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड नाउ? अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। यस मैम। ओके, सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि आप सब लोग सर्कुलेशन में इसी के लिए वेट करते हो। पहली चीज आप वेट करते हो अबाउट आरबीसीज और उनके कंटेंट एंड सेकंड इज अबाउट ह्यूमन हार्ट। ओके, तेजस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाई द प्लाज्मा इज डोनेटेड टू कोविड पॉजिटिव पीपल बाय अनदर कोविड पॉजिटिव पर्सन। ओके, सी चलो, इफ यू हैव आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देन मैं आपकी क्यूरियोसिटी दूर कर देती हूँ। प्लाज्मा का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज उसमें कुछ भी डिसॉल्व हो जा रहा है, उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये डिसॉल्व फॉर्म में है। अब देखो, आपके प्लाज्मा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। सबको याद आ रहा है प्लाज्मा में ये एक प्रोटीन होता है जो कि डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, राइट। ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ ग्लोब्यूलिन रहता है एंड ये जो ग्लोब्यूलिन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बाद में WBC के साथ मिलके क्या बनाते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या बना रहा है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन का कॉम्बिनेशन जो है पता है क्या बनाता है, ये बनाता है एंटीबॉडी। तभी तो मैं आपको बोल रही थी कि ब्लड में जो भी एंटीजन, जो भी प्रोटीन आरबीसी के मेम्ब्रेन में होगा उसी का ऑपोजिट कहाँ बनेगा, प्लाज्मा में बनेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। ग्लोब्यूलिन प्लस जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं WBCs, इनका नेचर है। ग्लोब्यूलिन भी ग्लाइकोप्रोटीन का एक वर्जन ही होता है, दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम टू ईच अदर। तो ये जो पर्टिकुलर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट है, सपोज आई वॉज कोविड पॉजिटिव, मेरे कोविड पॉजिटिव होने से एंड मेरे सक्सेसफुली ठीक होने से क्या हो गया, मेरे बॉडी का जो ब्लड प्लाज्मा
प्लस लिम्फेटिक सिस्टम का जो प्लाज्मा है वो एक्टिवेट हो गए, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया क्योंकि मेरी बॉडी में अटैक हुआ है फॉरेन पार्टिकल का, दैट इज कोविड, और वो कोविड-19 के अटैक होने की वजह से मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के। तो वो जो एंटीबॉडी बनता है वो फाइट करेगा विथ कोविड-19। कोविड-19 बेसिकली वायरस, और वायरस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का कैप्सूल, उससे वो फाइट करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो, और वो क्या करते हैं, यहाँ बाइंड होकर एंटीबॉडीज इनको लॉक कर देते हैं, और लॉक करते ही ये वायरस आगे कहीं सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो कोई पैरासिटिक एक्शंस नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एंड क्योंकि मैं न्यू रिकवर हुई हूँ कोविड सिचुएशन से, तो क्या होगा, मेरी बॉडी में फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होंगे जो कि मेरे प्लाज्मा में डिसॉल्व होंगे। तो जो लोग न्यू रिकवर होते हैं और कंप्लीटली ठीक हो चुके होते हैं फ्रॉम कोविड पॉजिटिव, तो उन लोगों से सजेस्ट किया जाता है, मींस ऐसा कहा जाता है, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोवाइडर, मींस दे आर वेरी गुड एंटीबॉडी प्रोवाइडर्स। और एक्टिव एंटीबॉडी है, और किसी दूसरे सीवियर पेशेंट जिसका सिचुएशन बहुत सीवियर है, और क्योंकि वायरस की कोई अभी तक इसका ऐसा कोई कांस्टेंट दवाई या इलाज तो है नहीं, तो वो पर्सन का प्लाज्मा बहुत हेल्प कर देता है एक सीवियर कंडीशन या दूसरे पेशेंट को रिकवर करने में। दैट्स व्हाई आपने जो भी सुना था अभी तक प्लाज्मा डोनेशन, वो मींस ये पूरा का पूरा प्लाज्मा डोनेशन का कैंपेन जो है वो इतना हाइप पे है, अभी भी लोग डोनेट कर रहे हैं, एवरीवन आर डोनेटिंग, जो कर सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है दे आर हेल्दी, वो कंप्लीटली ओके थे, एंड उनके आसपास राइट फैसिलिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, एवरीथिंग इज गुड, they can donate, those adults can donate their plasma. Understood तेजस, exactly क्या हो रहा है, क्यों प्लाज्मा डोनेशन मांगते हैं? यस मैम। Not only this particular disease, कोई भी डिजीज जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल है और ज्यादा नेचुरल सोर्सेज चाहिए ताकि बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी ना हो और इलाज भी जल्दी हो जाए, बेस्ट मेथड इज टू डोनेट प्लाज्मा। बट अफसोस ऐसी चीजों में प्लाज्मा कब डोनेट कर पाओगे, जब वो बाहर फॉरेन पार्टिकल से होने वाला कोई डिजीज, अगर आपकी ही बॉडी के अंदर से कोई डिजीज हुआ है आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स की वजह से या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, वहां पे ये प्लाज्मा किसी काम का नहीं, वहां पे या तो आपको मेडिसिन या जीन थेरेपी ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, दैट इज द ओनली डिफरेंस। नाउ ह्यूमन हार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हार्ट, कौन सा जर्म लेयर? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का कौन सा जर्म लेयर है ओरिजिन? राइट, हमारे सारे मसल्स मेसोडर्मल है ना, तो कार्डियक कैसे फिर अलग होगा, ये भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो समवेयर अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इन साइज, एंड वेट की बात करें तो 225 to 250 ग्राम वेट, दैट इज द डिमेंशन एंड बेसिक कैपेसिटी एक ह्यूमन हार्ट की कितनी होती है। इसके पोजीशन की अगर मैं बात करूं, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। दैट इज इट्स पोजीशन। एंड ये पूरे के पूरे प्रोसेस में जो ओवरऑल ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड, मींस जो पूरा का पूरा हार्ट है उसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। मैं अभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें यूज होंगी। सो पेरिकार्डियम इज ट्रांसपेरेंट सीरस मेम्ब्रेन। देन अभी ये मेम्ब्रेन और जो हार्ट होगा उसके बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड विच इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेजर फंक्शन है, अवॉइड, सॉरी
to avoid the friction between heart Good, and very good, pericardium. very good. Keep heart protected from friction or any injury, mechanical injury. देन साथ ही साथ मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हार्ट जो है वो मॉइस्ट रहे, ये पूरे फंक्शंस पेरिकार्डियल फ्लूइड करवाते हैं। ओवरऑल जो हार्ट का वॉल है, यानी अभी मैं हार्ट मसल्स और उनके लेयर्स के बारे में बात करूंगी, तो जो हार्ट वॉल है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला सेगमेंट है एपिकार्डियम, दूसरा सेगमेंट है मायोकार्डियम, 3 लेयर्स के बारे में बात कर रही हूं, एंड थर्ड है एंडोकार्डियम। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, इन तीनों में से प्रॉपर कार्डियक मसल लेयर कौन सा होगा? व्हाट डू यू थिंक? मायोकार्डियम। Inobi. दिस वन, ये जो होगा एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये अवस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर होंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स का कनेक्शन और इनर लाइनिंग में एक एपिथेलियल स्लाइट लेयर प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी सारी चीजें, मेजर पार्ट जो होता है दैट इज मायोकार्डियम, यानी मेजर मसल। सो दिस मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ नथिंग बट कार्डियाक मसल। दिस इज द मेजर सेक्शन। बाकी बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट होते हैं। खुद हार्ट को भी तो ये चाहिए ना, खून चाहिए, और ब्लड वेसल्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसकी लेयर रखनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन, उनको खुद को भी ब्लड प्रोवाइड करना होता है। सो दैट्स व्हाई एपी और एंडो का होना बहुत जरूरी है। और मेजर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो उनका बेसिक फंक्शन है, तो मसल से तो वो बने ही। ओके, सो ये हो गया अबाउट देयर हार्ट वॉल। नाउ कुछ डिफरेंट, कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रेजेंट होती हैं इन हार्ट। सबसे पहले, यस, Then epicardium and endocardium are epithelial tissue. वेरी फाइन लेयर ऑफ कनेक्टिव एंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर कह लो। Means we cannot say that they are cardiac muscles. नो, नहीं, हम नहीं बोल सकते उसे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स सिर्फ मायोकार्डियम एरिया में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि एट द एंड हार्ट तो एक ऑर्गन है ना, ऑर्गन को ब्लड वेसल्स की भी रिक्वायरमेंट है, और उनको उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक फाइनल शीथ के रैपिंग की भी रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक ऐसा लेयर होना जरूरी है, उनको रैप करना बहुत जरूरी है। Okay, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। अगर मैमल के हार्ट है तो हाउ मेनी चेम्बर्स? 4 चेम्बर्स। जो अपर पार्ट होता है हार्ट का, जो अपर चेम्बर है दैट इज एट्रियम, 2 एट्रियम, एंड जो लोअर चेम्बर है वो वेंट्रिकल। तो जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं, एक वॉल से डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। दैट इज द टर्मिनोलॉजी। कुछ नई नई टर्मिनोलॉजी आप पढ़ोगे आज। देन जो सेम साइड के एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स हैं वो एक थिक फाइब्रस टिश्यू से सेपरेटेड है, उनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, यानी सपोज दिस इज योर हार्ट, आपका हार्ट वैसे ऐसे बिल्कुल नहीं है, बट ये 4 चेम्बर्स हैं। तो जो सेम साइड का एट्रियम एंड वेंट्रिकल है उनके बीच के लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो उनको डिवाइड कर रहा है एक साइड। देन बट इनके साथ साथ इनके पास एक ओपनिंग भी प्रेजेंट है। शैल आई चेंज दिस स्लाइड?
यस मैम। उस डिविजन के साथ साथ मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में ऑल्सो देयर इज ओपनिंग। क्यों ओपनिंग है? ताकि ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जा सके। ओके, बट वो जो ओपनिंग है दैट इज रेगुलेटेड बाय और गार्डेड बाय वॉल्व्स। अगर मैं राइट साइड की बात कर रही हूं, मींस दिस इज योर हार्ट, तो आपके हार्ट का ये जो सेक्शन है, दिस वन इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट। तो इसको लेफ्ट और इसको राइट नहीं पढ़ना, ये जो मैंने लेबल किया है दैट इज द राइट पार्ट। तो जो अब राइट साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राइट साइड में क्या होगा, सो राइट साइड में प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल, एंड लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। ये इनका टर्मिनोलॉजी, वो क्या है डायग्राम वाइज में फिर से आपको वापस दिखाऊंगी। अभी बस इमेजिन कर लो कि सपोज एक चेंबर है, इनके बीच में ओपनिंग है और शायद कोई वॉल्व है जो इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, मींस सम काइंड ऑफ गार्ड जो देखेगा ओके कोई आ रहा है तो गेट खोल दो, कोई नहीं आ रहा तो गेट क्लोज कर दो। दैट इज द सिचुएशन। नाउ अभी ये जो वेंट्रिकल्स है, यानी जो लोअर पार्ट है, ऊपर के पार्ट को एट्रियम बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अभी जो वेंट्रिकल्स हैं उनके जो वॉल्स होते हैं, यानी उनके चेंबर का जो वॉल है, जिसको मैं शेड कर रही हूँ जिस एरिया को, इसको बोलेंगे वॉल्स ऑफ वेंट्रिकुलर चेंबर। तो ये जो वॉल्स होते हैं दे आर मच थिकर एज कंपेयर टू द एट्रियम। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, इसका रीजन आप ही लोग मुझे बताओगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। ओके, देन इन सारे मींस सेप्टम, वॉल्व, चेंबर, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, एक नोडल टिश्यूज मींस मसल, कार्डियक मसल का ही एक अलग वेरिएशन और एक फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। जैसे स्टेम और प्लांट के केस में आपने नोड्स देखे थे, एक स्पेशल एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स, वैसे ही यहाँ पे टिश्यूज का एक एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसको हम कह रहे हैं नोडल टिश्यू। तो जो अपर राइट कॉर्नर में जो प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर में जो प्रेजेंट होते हैं, यानी एट्रियम के ऊपर इधर अपर राइट कॉर्नर अगर वहां पे प्रेजेंट है, उसका नाम है साइनो एट्रियल नोड या फिर ऐसे मैम? नोड। यस मैम ये नोडल टिश्यू के बारे में एक और बार बताओगे? नोडल टिश्यू मीन स्पेशल कार्डियक टिश्यूज जो एक्यूमुलेट होते हैं एक सर्टेन एरिया में, प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, इनके पैचेस हर जगह प्रेजेंट, दैट इज नोडल, जो नोड की तरह फॉर्म हो। नोड आप लोगों को ऑलरेडी पता है, स्टेम के फॉर्म में, स्टेम के इसमें भी देखा है, लेग्यूमिनस रूट्स में भी आपने देखा है नोड्स बनते हैं, यानी एक स्मॉल सेक्शन जो कि जहां पे कि कुछ सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दैट इज नोड। तो वैसे ही यहाँ पे नोडल टिश्यूज प्रेजेंट। तो फर्स्ट नोड है प्रेजेंट अपर राइट कॉर्नर में, दैट इज साइनो एट्रियल नोड। नाम में एट्रियल आ गया, मींस एट्रियम का अपर साइड में वहां प्रेजेंट है। सेकेंड नोड प्रेजेंट है एट द लोअर लेफ्ट ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट ऑफ राइट एट्रियम, और इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इसको हम एवीएन भी बोलते हैं या एवी नोड भी बोल सकते हैं, दैट इज देयर एब्रिविएशन। अब ये जो एट्रियल एवीएन का जो एक्सटेंशन होता है, ये बाहर एक्सटेंड होगा और ये एक्सटेंड होके क्या बना लेगा, नोडल फाइबर्स, और लेफ्ट और राइट साइड पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो इनके बीच के जो वॉल्स होंगे, जो मैं येलो लाइन से बना रही हूं, ये लेफ्ट और राइट साइड इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल एक्सटेंड एंड देन डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। तो इसको हम बोलते हैं नोडल
fibers. ठीक है, अब यही नोडल फाइबर्स अब क्या करते हैं, इनका एक्सटेंशन आगे ये एक्सटेंड होंगे और एक्सटेंड होके जो वेंट्रिकुलर वॉल है, जो वेंट्रिकुलर वॉल्स है, जो थिकर वॉल्स है, जो मैंने कहा था थिक वॉल्स प्रेजेंट है, उन वेंट्रिकल वॉल्स में बहुत ही थिक बंडल्स बना लेते हैं, उनको बोलते हैं परकिंजे बंडल्स. दे विल एक्सटेंड एंड फॉर्म थिक बंडल्स इन वेंट्रिकुलर वॉल या वेंट्रिकुलर सेप्टम, और उसको आप क्या बोलोगे, परकिंजे फाइबर या बंडल. ओके, सो नोडल फाइबर जो एवी से एक्सटेंड हुआ है, मींस एक्सटेंड होके लेफ्ट एंड राइट साइड गया है, दैट इज नोडल फाइबर. वही नोडल फाइबर वेंट्रिकुलर वॉल में बहुत ज्यादा थिक हो गया और बड़ा बंडल बना लिया, दैट इज परकिंजे बंडल. सो ये क्या प्रेजेंट है, मींस बेसिकली मैं क्यों बता रही हूँ कि इनका एग्जैक्टली काम क्या है. तो ये आपके बॉडी में, मींस बॉडी नहीं, हार्ट में स्टिमुलेशन का काम करते हैं. आपके हार्ट को क्या करना है, आपके हार्ट को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है. सो इस नोडल टिश्यूज या नोडल मस्कुलेचर, इसका काम है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. और ये एक्शन पोटेंशियल जब होगा तो पता है क्या होगा, तब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी इनिशिएट होगी. एंड ये फर्स्ट इनिशिएशन कौन करता है, एसए नोड. सो एसए का मेजर फंक्शन टू इनिशिएट एंड मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी. और इसीलिए क्योंकि ये स्टार्ट करता है तो ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर. पेस का मीनिंग समझते हो, आप खुद पेस इंस्टीट्यूट में हो. सो पेस का मीनिंग पता है क्या है, फास्ट पेस बॉलर का नाम सुना है, क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, बॉलिंग का पेस अच्छा था, बहुत फास्ट पेस था, स्लो पेस था, स्पीड, राइट. पेस मीन स्पीड. पर्टिकुलर रिदम या पैटर्न में जब स्पीड देते हैं ना, तो बॉलर्स क्या करवाते हैं, वो सर्टेन पैटर्न और उनका एक अलग ही मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट को बॉलिंग करवाते हैं. सो दैट इज नोन एज पेस. तो वो जो स्पीड और रिदम जो मेंटेन करवाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ पेस. और जो मेंटेन करवा रहे हैं उनको बोलते हैं पेस मेकर. सो ऐसे नोड का सबसे पहला काम टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. अब ये क्वेश्चन आता है कि ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है. तो ये हर मिनट हर बार नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. और ये जब जनरेट होता है ना, तो जो दूसरे नोडल टिश्यूज हैं या फाइबर्स हैं, ये इसको कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं एंड पूरे वॉल में. तब आपको इसीलिए आप समझ लो कि ये क्यों फाइबर जो है वो पूरे के पूरे वॉल्स में फैले हुए हैं. तो ये क्या करवा रहे हैं, हर जगह फैला रहे हैं और हर जगह मूव करवा रहे हैं. तो ये मूव करेंगे, ये फैलेंगे, तब जाके वो जो भी एक्शन पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक इंपल्स जो भी जनरेट हो रहा है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. बट जहां से शुरू होगा उसी को हम पेस मेकर बोल रहे हैं. एंड देन कितना एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कराते हैं पर मिनट, 70 to 75. और यही आपका क्या है, हार्ट बीट, हार्ट रेट कह लो, है ना मैम. सो यही आपका हार्ट रेट है, क्योंकि जो जनरेट करवाया गया है दैट इज नथिंग बट द एक्शन पोटेंशियल. ये समझ में आया अभी सबको, मीन्स अभी मैंने सिर्फ लिखवाया है, सिर्फ मीन्स राइटिंग में आपको बताया इमेजिन करने के लिए. अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ. इतना लिख लिया सबने? मैम पल्स मतलब पल्स सेम बात है, हार्ट रेट को ही पल्स बोलते हैं, एग्जैक्टली सेम. ओके, डन, सबने लिख लिया?
ओके, लेट मी शेयर द डायग्राम विथ ऑल ऑफ यू. मैं एनसीईआरटी का ही बुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपके लिए बाद में ओवरव्यू और समझना इजी हो जाए. सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या क्या फंक्शन है और कहाँ पे कैसे हो रहा है. तो ये आपका नॉर्मल सेक्शन है हार्ट का, जिसमें कि आपको सारी चेम्बर्स वगैरह दिख रहे होंगे. शुरुआत करते हैं. मैंने सबसे पहले क्या बोला अबाउट द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर चेम्बर्स. तो वो एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर चेम्बर्स पता है कौन कौन से हैं? ये देखो, दिस सेक्शन जहां पे एरो है वहां पे ध्यान देना. दिस इज योर एट्रियम. कौन सा साइड? राइट साइड. एंड उसके नीचे क्या है ये प्रेजेंट? ये है वेंट्रिकल्स. एंड इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट था? मैंने क्या बोला था? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना, जिसको कंट्रोल कौन करता है? ये जो व्हाइटिश कलर के फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं, दैट इज नथिंग बट वॉल्व. ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के केस जो मैंने आपको बताया था, दैट इज दिस वॉल्व. सिमिलरली लेफ्ट साइड का देख लो, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम. एंड उसके नीचे जहां पे भी वॉल्व होगा वो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. देन अभी इनके बीच में क्या है? ये मेजर सेप्टम प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं और उसके बीच का सेप्टम. ओके, ये फर्स्ट थिंग. अब देन एग्जैक्टली एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज राइट देयर. ये देखो, जो येलो पॉइंट है, जो हमने बोला ऐसे नोड, द पेस मेकर, यानी नोडल टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं, वो ये एक यहाँ पे प्रेजेंट है. टॉप मींस अपर लेफ्ट कॉर्नर जो राइट एट्रियम का है वो. देन सॉरी, अपर राइट कॉर्नर. देन कौन सा है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जहां पे एवी नोड प्रेजेंट है और उसके फाइबर्स एक्सटेंड होते हैं और एक्सटेंड होके वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, उसका जो वॉल है, उस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग. अब यहाँ पे उसके लिए वर्ड लिया गया है बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस एंड नोडल फाइबर्स, दोनों का मीनिंग सेम है. जब वो बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकुलर एरिया में, वेंट्रिकुलर वॉल के पास प्रेजेंट होगा, जहां पे मैं एरो दिखा रही हूँ, तब वो बन जाएगा परकिंजे फाइबर. यही डिफरेंस है. उनका मेजर मटेरियल जो है, दैट इज गोइंग टू बी सेम. ये अबाउट मींस सर्टेन एक्शन. बंडल ऑफ हिस क्या कराएगा? जो भी एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कराएगा और पूरे वॉल में स्प्रेड करवाएगा. तभी तो पूरा हार्ट एक साथ बीट होगा एंड देन रिलैक्स होगा. मींस जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो. नाउ अभी इन सारी चीजों में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एक चीज रह गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज कॉर्डे टेंडिने. ओके, अभी इसका मीनिंग बता पाएगा कोई? उसके लेबलिंग के हिसाब से क्या है? Tricuspid wall. Bicuspid means you are saying valves, strings, right? Yes मैम. मैम उसको ही उनने कॉर्डेट टेंडिने गुड बोला. गुड. सो यहाँ पे जो वॉल्व है उसका लेबलिंग नहीं है, उसके बदले कॉर्डे टेंडिने है, तो वो आप ध्यान रखो. सो कंफ्यूज मत हो जाना कि एग्जैक्टली ये है क्या. जो मैंने अभी आपको बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में बताया, वही चीज यहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये जो राइट साइड है, दैट इज गोइंग टू बी द ट्राइकस्पिड एंड लेफ्ट साइड इज गोइंग टू बी द बाइकस्पिड. अभी नाम क्यों हुआ ट्राई एंड बाई? आपको रीजन दिख रहा है क्या? कोई देख के बता सकता है? हाँ मैम, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 है. राइट, 3 बंडल्स हैं वॉल्व के. आप देखो ध्यान से, तो ये हो गया ट्राइकस्पिड. और इसमें क्या है? 2 ही बंडल हैं, इसीलिए बाइकस्पिड, या फिर दूसरा नाम है मिट्रल. अब एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो वेना कावा है, अभी ये वेना कावा क्या लेके आ रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स. आपके जितने भी टिश्यूज हैं, अब आपने रेस्पिरेशन पढ़ चुका है, मैं इसका बेसिक फंक्शन बता रही हूँ कि ये डायग्राम के थ्रू कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या होता है. अब आपको पता है कि टिश्यूज में गैसियस एक्सचेंज हुआ, टिश्यूज ने ग्लूकोज यूज किया, अपनी एनर्जी ली और वेस्ट मटेरियल CO2 रिलीज कर दिया. वो CO2 एक्सचेंज होगा इनटू वेन्स. अब वो वेन्स कहाँ तक पे लेके आएंगी? टुवर्ड्स हार्ट. तो वो क्या कौन लेकर आता है? जो हार्ट तक जो मेन जो क्या बोलते हैं वेसल होता है, उसको बोलते हैं वेना कावा. सो वेना कावा में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देयर आर 2 टाइप ऑफ वेना कावास.
सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे डायग्राम आपको दिख रहा है, वी शेप का है, दैट इज सुपीरियर यानी ऊपर वाला, नीचे वाला इंफीरियर। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इस पर्टिकुलर डायग्राम में स्पेसिफिकली सुपीरियर इंफीरियर नहीं बताया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया तो सबसे पहले किधर आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद वो कहाँ जाएगा? तुरंत ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे एंड वेंट्रिकल में ले लेंगे। इसीलिए ये बात समझो कि यहाँ पे वॉल्व की बहुत रिक्वायरमेंट है। अब ये वॉल्व ले लेंगे, लेने के बाद वो वाया दिस पर्टिकुलर रीजन, वाया दिस पर्टिकुलर पोर्शन, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा? टुवर्ड्स लंग। लेबलिंग क्या है? पल्मोनरी आर्टरी ना, सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स की तरफ चला जाएगा। अब ये ऊपर ढकेलने का काम यानी बाहर पुश करने का काम किसका है? वेंट्रिकल का। एंड जो मेन पुश मूवमेंट है वो वेंट्रिकल का होने की वजह से इनका वॉल जो है दैट इज थिकर एज कंपेयर टू एट्रियम। एट्रियम का वॉल देख लो कैसा है और वेंट्रिकल का वॉल देखो आप कैसा है। ये चीज सिमिलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह ही अब लंग में गैसियस एक्सचेंज हो चुका है, वो बात आपको पता चल गई है। वो गैसियस एक्सचेंज होगा तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आर्टरीज और वेन्स जो है वो नाम किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन द रेफरेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, किस तरफ मूव हो रहा है, अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। एंड क्योंकि हम पल्मोनरी वर्ड लगा रहे हैं तो हमारे लिए रेफरेंस क्या है इस टाइम पे? लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी मतलब जो लंग्स तक पहुंचाएंगे। हमारी बॉडी में भी, हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम में सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है? आर्टरी कौन है? जो टिश्यू तक आएगा, और वेन्स कौन है? जो टिश्यू से दूर लेकर जाएगा। तो जो लंग से दूर लेके जा रहा है वो कौन हो गए? पल्मोनरी वेन्स। और जो लंग तक लेकर आ रहे हैं दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। राइट, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो दिया। अब वो लेकर गए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी वेन्स एंटर होंगे इनटू लेफ्ट एट्रियम। अगेन जो वॉल्व हैं वो बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे, खुलने के बाद वो एंट्री देंगे इनसाइड द वेंट्रिकुलर रीजन। अब ये वेंट्रिकुलर रीजन पुश करेगा, उसका हेवी पुश होगा एंड विद द हेल्प ऑफ एओर्टा वो दूसरी आर्टरीज में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड अदर बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। एंड ये जब एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए उसको हम आर्टरीज बोलेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। सबको समझ में आया कि यहाँ पे ब्लड कहाँ से कहाँ चैनलाइज हो रहा है? यस। अब इन पूरे सिस्टम में किस चीज की जरूरत है? अभी एक चीज तो समझ में आ गई, आपको एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो यही ओपनिंग, वॉल्व की क्लोजिंग, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, पुश एंड पुल मूवमेंट जो है, वो यही नोडल टिश्यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला इनिशिएशन इसीलिए ऐसे नोड को करना है क्योंकि मैक्सिमम क्या फुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने का पॉइंट ये है। जो शुरुआत यहीं से होगी, उसके बाद कहीं जाके आगे मूवमेंट होगा। सो दैट्स व्हाई ऐसे नोड इज द पेस मेकर। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हार्ट में फ्लो। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, सो इसी चीज के बेसिस पे अब हमें मींस आज का सेशन मैं आज ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि हार्ट आपको पहले खुद से समझना पड़ेगा। बहुत सारे नए वर्ड्स हमने इसमें सीखे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जो आपको इसमें आपने इसमें देखी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, हार्ट का पूरा डायग्राम थरली आप रिवाइज करो, फिर से एक बार देखो, उसके पार्ट्स देखो, उसको समझो कि एग्जैक्टली कैसे वो सारा फंक्शन हो रहा है, और वो सारे फंक्शन के बेसिस पे देन नेक्स्ट क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ। कार्डियक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल में हार्ट बीट मींस हार्ट रेट क्या होता है वो समझेंगे। देन ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ईसीजी। राइट, हार्ट डिजीजेस के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या क्या डिजीजेस हैं, कौन कौन सी मशीनरी है, दैट इज ईसीजी, जो बेसिकली ग्राफ वाया ग्राफ ये बताने की कोशिश करती है कि हार्ट बीट जो है हमारा वो हेल्दी है नहीं है। सो दीज विल बी द फैक्टर जो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास सबको समझ में आई? यस मैम। यस मैम मैम। यस,
वो पेसमेकर बिठाते हैं जो पेशेंट्स के अंदर, क्या करता है? सेम पेसमेकर यही तो करेगा। जिन लोगों का एसए नोड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है तो उनकी बॉडी में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर फिट किया जाता है सर्जिकली। सो वो जो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल पेसमेकर है वो पेसमेकर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करके जो एसए नोड नहीं कर पाया वही पूरा काम करवाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे बिठाते हैं मींस ये हार्ट के अंदर तो इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स हार्ट सेंसिटिव है और कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, तो कॉलर बोन के नीचे हार्ट के पास वो कर देते हैं ताकि वो जो भी इंपल्स प्रोड्यूस करे वो कार्डियक मसल्स रिसीव कर ले उस तरीके से, ऐसा कुछ होता है। यस मैम, अगर मैम लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जा रहा है लेकिन उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो जाना पड़ेगा, वो कहाँ से जाता है? ऑक्सीजनेटेड आप ब्रीदिंग ले रहे हो ना, ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, तो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाता है वही ऑक्सीजनेट बन के वापस आ जाता है। तभी तो एक ब्लड का हार्ट में 2 बार क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस उससे पास हो रहा है ना, दैट्स व्हाई डबल सर्कुलेशन यस और मैम। दैट्स व्हाई क्लोज्ड सर्कुलेशन, कहीं भी कुछ भी ओपन नहीं है। यस यस मैम। ओके, समझ में आया? आर्टिफिशियल पेसमेकर समझ में आया? यस वो मैम। आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे बट बिकॉज सेंसिटिव है हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकते ऐसे केस में, तो कॉलर बोन के जस्ट नीचे फिट किया जाता है वेरी क्लोज टू हार्ट और एक वायरिंग की जाती है। आई एम नॉट श्योर वो उसका मटेरियल क्या है, मुझे याद था बट मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो पर्टिकुलर मटेरियल के वायरिंग्स बनाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उस एक्शन पोटेंशियल को ताकि तुरंत कार्डियक मसल उसको रिसीव करके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर पा पाए। ऐसा होता है ऐसे लोगों में। ओके मैम, यस हमें वो बार बार सर्टेन टाइम के बाद चार्ज करना पड़ता है वो मशीन? रिप्लेस करना पड़ता है। अभी नॉन रिप्लेसेबल पेसमेकर्स भी बन चुके हैं जो हमारी बॉडी के जो भी एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं यानी दूसरे मसल्स और फ्लूइड्स जो होते हैं वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा पाते हैं। ऐसा ऑलरेडी किया जाता है बट मींस अभी भी जो चीपर है दैट इज द रिप्लेसेबल वन। तो आफ्टर सर्टेन ईयर्स 3 to 4 years और 5 years 6 years उस पेसमेकर को रिमूव किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है, ऐसा होता है। ओके मैम। Okay. So next class में everyone please try to read till heart. सबको NCERT से स्पेशली पढ़कर आना है। Okay, try to read from NCERT. डायग्राम समझ कर आओ, कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स लेकर आओ। Okay, चलो। That's it for today then. Bye everyone. Good night. Take care. बाय बाय मैम। मैम। थैंक यू मैम।